अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यूएचएस का टॉपिक 12 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को आप बेटा अगर अपनी टेक्स्ट बुक से देखें तो आप इसमें चैप्टर नंबर 15 को स्टडी कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप जो यूएचएस का एमडीकैट का सिलेबस है अगर उसमें देखें तो जो यूएचएस का टॉपिक 12 है उसमें जो उसने पहला पॉइंट मेंशन किया है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो हम सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स को डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट कैसे पैदा कर सकते हैं, इस चीज को हम स्टडी करेंगे। लेटर ऑन हम इस टॉपिक को सेपरेटली देख रहे होंगे, लेकिन ये टॉपिक आपको उस वक्त समझ आएगा, यह फिनोमिना उस वक्त समझ आएगा जब आप लोगों को मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पता होगा या आप लोगों के पास मैग्नेटिक फ्लक्स का एक बड़ा सॉलिड किस्म का कॉन्सेप्ट होगा। तो सबसे पहले जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आइए देखते हैं व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। जिस तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया जाता है इसी तरह से हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को भी डिफाइन करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स को बेटा इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि इट इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक field lines passing through certain element of area A is known as मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये बेटा हम लोगों ने मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन कर दिया है कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, लेकिन बहुत से बच्चों को अभी भी इसका जो सही एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आया होगा। तो अब मैं इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताता हूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स असल में है क्या। डियर स्टूडेंट्स, आप इसको इस तरह से समझिए कि एक सर्टेन एरिया में मैग्नेटिक फील्ड का फ्लो कितना है। ठीक है, अगर हम ये देखें कि एक सर्टेन एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, तो इसका मतलब है हम मैग्नेटिक फ्लक्स को स्टडी कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या बताता है? मैग्नेटिक फ्लक्स हमें यह बताता है कि किसी सर्टेन एरिया में मैग्नेटिक फील्ड का फ्लो कितना है। अगर किसी सर्टेन एरिया से मैग्नेटिक फील्ड का फ्लो ज्यादा है तो हम कहेंगे भाई फ्लक्स ज्यादा है, और अगर किसी सर्टेन एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फ्लो कम है तो हम सिंपली आंसर करेंगे कि फ्लक्स क्या है, कम है। तो अगर इसे डिफाइन करें तो देखिए मैंने यहां पे एक वर्ड यूज किया है दैट इज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी फ्लक्स क्या है, इट इज द नंबर। तो इसका मतलब है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो बेटा इसे आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसे डिफाइन किया जाता है, फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स, इसलिए हम लोग बी यूज करते हैं, क्योंकि बी मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल भी है, ये आप लोगों ने प्रीवियस आर्टिकल्स में पढ़ा होगा। तो phi is the flux, B for magnetic। तो magnetic flux is defined as the dot product of B and vector area A। अगर इसे हम लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट को ओपन करके B A cos थीटा। अब यहां पे समझने वाली बात डियर स्टूडेंट्स ये है कि ये B क्या है, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, ए क्या है, ये सरफेस एरिया है। अभी मैं आप लोगों को बताता हूं कि वेक्टर एरिया और सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है। और ये जो थीटा है ये एंगल है, बी और ए के दरमियान नहीं, एंगल हमेशा दो वेक्टर क्वांटिटीज के दरमियान होता है। तो इस वजह से ये जो थीटा एंगल है हमें मेंशन करना चाहिए कि दिस थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड ए, और बी और ए दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो सबसे पहले हम यह कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स की ये जो इक्वेशन है इसमें ये जो थीटा आप लोगों को नजर आ रहा है ये बी और ए के दरमियान एंगल है। तो एरिया वेक्टर कैसे होता है, आइए इसे समझते हैं। बच्चे ये आपके सामने मैंने एक सर्टेन एरिया शो किया है। ठीक है, ये है जी सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया है। ठीक है, हम इसे वेक्टर एरिया भी नहीं बना रहे, तो ये जस्ट मैंने जो भी एरिया यहां पे शो किया है आप इसे कह सकते हैं दिस इज आर सरफेस एरिया। अगर इस सरफेस एरिया में से 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हो तो इस सरफेस से पास करने वाला फ्लक्स क्या होगा, 4। अगर इस सरफेस एरिया में से 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
पास कर रही हो। अच्छा, पास करने का मतलब भी जरा समझ लीजिए। इस सरफेस एरिया में से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं वो इस तरीके से पास करें कि वो इसे कट क्रॉस करके गुजरें। ऐसे नहीं है कि इसके ऊपर से पैरेलल होके गुजर जाए, नहीं, ये अगर एरिया है तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इसे कट क्रॉस करके गुजरेंगी, देन हम लोग फ्लक्स को कंसीडर करेंगे। तो ये जो मैंने आपके सामने एक एरिया शो किया है जिसे मैं सिंपली ए से डिनोट कर सकता हूं, ये है जी सरफेस एरिया, ठीक है। आइए अब देखते हैं कि इसे वेक्टर एरिया कैसे बनाते हैं। वेक्टर एरिया ये इस तरीके से बनेगा, लेट्स से ये एक एरिया है, ठीक है। स्टार्ट में मैंने इसे बोला कि ये सरफेस एरिया है, आप इसके ऊपर एक नॉर्मल वेक्टर ड्रा कर दें। नॉर्मल वेक्टर अगर मैं ड्रॉ करूं इस तरीके से, ये एक वेक्टर है जो कि इस सरफेस एरिया के ऊपर नॉर्मल है, तो ये अब बन गया है वेक्टर एरिया। तो एक्चुअली बेटा ये जो एरिया डिस्कस हो रहा है ये सरफेस एरिया नहीं है, ये जो एरिया डिस्कस हो रहा है उसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी, ठीक है, और वो ये वाला एरिया है। इसलिए मेंशन किया है थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड ए, बी और ए दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब ये देखते हैं कि फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। आइए देखते हैं। सपोज करते हैं जी यहां पे एक सर्टेन एरिया है और इस एरिया को हम वेक्टर एरिया कंसीडर करें। दिस इज वेक्टर एरिया, मतलब ये उसकी डायरेक्शन है, नॉर्मल वेक्टर है ये, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रही हैं कि वो इसे कट क्रॉस कर रही हैं, मतलब ये डायरेक्शन वाइज मैंने शो कर दी है, दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो इसे कट क्रॉस करके पास कर रही हैं। तो दिस इज बी, ठीक है जी। तो अगर आप देखें बी और ए के दरमियान यहां पर एंगल कितना है, तो डियर स्टूडेंट्स यहां पे बी और ए के दरमियान जो एंगल है दैट इज 0 डिग्री, क्योंकि बी और ए दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर ये एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इस रिलेशन से मैं यहां पे एक रिलेशन बना सकता हूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब कॉस 0 डिग्री है तो ये आएगा बी ए कॉस ऑफ 0 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अप्रोच कर रहा होगा और इसे सिंपली बी ए लिखा जाएगा। अब इस रिलेशन को याद रखना है। इस रिलेशन से मैं एक और बड़ा जबरदस्त किस्म का रिलेशन आपको बताता हूं कि वो क्या होगा और कैसे वो बनेगा। देखें डियर स्टूडेंट्स, आपको ये ऊपर वाले रिलेशन में एक क्वांटिटी नजर आ रही होगी बी ए, ठीक है, लेकिन मुझे यहां पे पता चला बी ए किसके इक्वल होता है, ये तो मैक्सिमम फ्लक्स होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाले रिलेशन से मैं एक नया रिलेशन लिख सकता हूं और वो ये होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू, इधर लिखेंगे फाई बी मैक्सिमम इंटू कॉस ऑफ थीटा। इस रिलेशन से हमें डिफरेंट एमसीक्यूज के बारे में पूछा जा सकता है। और बच्चों अगर ऐसा हो कि हमारा एरिया जो है बेसिकली वेक्टर एरिया वो इस तरीके से पड़ा हो, यानी दिस इज फ्लैट एरिया, हम इसे यूं कंसिडर करेंगे ए, ठीक है जी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिसके ऊपर से ऐसे पास कर रही हो इस तरीके से, दिस इज बी। तो अब आप देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा है बी और ए में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो मिनिमम या जीरो होगा। वो कैसे, हम ये वाला रिलेशन अगेन यूज करेंगे, फाई बी यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए, इट विल बी बी ए कॉस थीटा। तो मैं लिखूंगा कि इन दिस केस मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मिनिमम और ये होगा बी ए कॉस 90। एज यू नो डियर स्टूडेंट्स, जो कॉस 90 है वो जीरो के इक्वल होता है, तो ये ओवरऑल जीरो आ जाएगा और फ्लक्स क्या होगा, मिनिमम होगा। आप में से बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ऐसा भी तो पॉसिबल है, जरूरी तो नहीं है कि जो वेक्टर एरिया है ये पैरेलल हो मैग्नेटिक फील्ड के। यहां पे जो वेक्टर एरिया है वो परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड के, जरूरी तो नहीं है। ये तो बेटा डिपेंड करता है कि हमें एंगल कौन सा गिवन है। ऐसा भी तो पॉसिबल है कि आप यहां पे कोई एक एरिया इस तरीके से कंसीडर कर लें, ठीक है, उसकी ये डायरेक्शन हो इस तरीके से, ये वेक्टर एरिया की डायरेक्शन है, और अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं वो कुछ ऐसे पास कर रही हैं, ठीक है जी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। तो यहां पे देखें जो वेक्टर एरिया है इट इज नीदर पैरेलल और परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड भी, तो यहां पे कुछ एक सर्टेन एंगल बन रहा है। अब जो भी इस एंगल की वैल्यू होगी मैग्नेटिक फ्लक्स उस पर डिपेंड कर रहा होगा। तो बेटा बड़ी सिंपल सी बात हमने अभी तक ये सीखी है, किसी भी एरिया में मैग्नेटिक फील्ड का फ्लो देखा जाए तो उसे फ्लक्स कहते हैं। अगर किसी एरिया को कट क्रॉस करके गुजर रही हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो हम कहते हैं उसमें मैक्सिमम फ्लक्स है। इस केस की मैं बात कर रहा हूं। और अगर फील्ड लाइन सरफेस के ऊपर से पास कर रही हो,
उसे कट क्रॉस करके ना गुजरे, तो फिर उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो मिनिमम होगा या जीरो होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब एक छोटी सी बात आपको समझानी है कि हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को तो सीख लिया, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट्स को भी देखना है। तो आइए मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट्स को डिफाइन करते हैं। फाई बी इज इक्वल टू बी ए, ठीक है। बी मैग्नेटिक फील्ड है और इसके जो यूनिट्स हैं वो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, दैट इज टेस्ला, इट विल बी टेस्ला मीटर स्क्वायर, और बेटा टेस्ला मीटर स्क्वायर को हम लोग वेबर कहते हैं, इट इज वेबर, ठीक है। और मैग्नेटिक फ्लक्स के क्या यूनिट्स हुए, वेबर, ठीक है। अब नजर आ रहा है 1 वेबर इज इक्वल टू टेस्ला मीटर स्क्वायर। अब देखते हैं कि टेस्ला किसके इक्वल है। तो देखें जरा, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, वेबर एज इट इज लिखा रहने दें, टेस्ला की जगह लिखे न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, साथ क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो ये 1 मीटर से कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। तो यहां से पता चला कि जो 1 वेबर है वो किसके इक्वल है, न्यूटन मीटर पर एम्पेयर के भी इक्वल है। डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों ने ये देखा कि जो 1 वेबर है वो किसके इक्वल है, न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। अभी यहां से हम डिफरेंट और क्वांटिटीज को भी डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें से एक है जी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो आइए देखते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी किसे कहते हैं, इसके क्या यूनिट्स हैं। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने अभी पढ़ा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, अगर उसका फॉर्मूला देखा जाए तो उसका फॉर्मूला कुछ यूं है, फाई बी इज इक्वल टू बी ए, ठीक है जी। अगर मैं यहां से b को सेपरेट करूं तो ये क्या बनेगा, फाई बी डिवाइडेड बाय ए। तो ये जो आपको b नजर आ रहा है, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को, बेटा हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी b इज एक्चुअली मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। और अगर अब यहां से इसके यूनिट्स देखें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के, तो इट विल बी वेबर, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट्स वेबर हैं, एरिया के मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। और देखें अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 1 वेबर किसके बराबर है, न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। तो अगर मैं यहां पे लिखूं वेबर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, वेबर की जगह लिखें न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, एम्पेयर नीचे डिनोमिनेटर में आ गया, साथ मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स 1 मीटर से कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, और ये किसके इक्वल आ गया, ये टेस्ला के इक्वल आ गया। तो एक्चुअली मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के वही यूनिट्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट हैं। आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा कि ये जो बी है ना, इसके 4 नाम है। अब वो जो 4 नेम्स हैं एक ही फिजिकल क्वांटिटी के, मतलब इसे डिफरेंट तरीकों से पुकारा जा सकता है। मैं आपको जरा दोबारा रिकॉल करवा देता हूं। बी को बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड, सिंपली। बी को हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, बी को कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, बी को कह सकते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, और बी का अभी आप लोगों ने एक नई टर्म सीखी, बी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो इन चीजों को याद रखना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। जब कभी ये टर्म्स किसी भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बोली जाए तो आपके माइंड में फटाफट से ये बात आनी चाहिए। फौरन से पहले आप लोग क्या करोगे, मेमोराइज करोगे कि एक्चुअली बी की बात हो रही है। तो बी के यूनिट्स क्या होंगे, या तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, या उसके यूनिट्स क्या होंगे, टेस्ला होंगे। अब एक और काम करते हैं, देखें मैग्नेटिक फ्लक्स ये इक्वल होता है बी ए के, ठीक है जी। बी के यूनिट्स होते हैं टेस्ला, इसके होते हैं मीटर स्क्वायर। टेस्ला किसके बराबर होता है, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर को 1 मीटर से कैंसिल कर दें, इट विल बी न्यूटन मीटर, ठीक है बेटा। एम्पेयर है ना, तो ये देखें आपको पता होगा आई किसके बराबर होता है, Q डिवाइडेड बाय T। करंट के यूनिट्स एम्पेयर होते हैं, तो मैं इसे कूलम डिवाइडेड बाय सेकंड लिख सकता हूं। तो इसे लिखूंगा जब कूलम डिवाइडेड बाय सेकंड, कूलम याद रह जाएगा, जब डिवाइडेड बाय सेकंड होगा वो सेकंड ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जरा देखिएगा, मैं यहां से एक छोटा सा एमसीक्यू बेसिकली आपका क्लियर करने जा रहा हूं कि आप लोगों ने यूनिट 1 में जब आप लोगों ने मेजरमेंट्स को पढ़ा था, वहां पे आपने डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स को स्टडी किया था। तो जिस तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आप लोगों ने एक यूनिट देखा था वोल्ट मीटर,
अब मैं यहां से प्रूव करने जा रहा हूं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसके यूनिट्स वोल्ट सेकंड्स भी होते हैं। आइए देखते हैं। यहां तक तो बेटा आपको बात समझ आ गई होगी कि ये मैंने कैसे लिखा, एम्पियर को लिख दिया कूलम पर सेकंड, ठीक है जी, वो सेकंड ऊपर आके इधर मल्टीप्लाई हो गया। अब चैप्टर नंबर 12 में आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट E इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर डेल्टा R। तो अगर मैं यहां से डेल्टा V को सेपरेट करूं तो इट विल बी E डेल्टा R। और डियर स्टूडेंट्स मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, देखें जरा, E ये होता है न्यूटन पर कूलम, ये E के यूनिट्स आगे डेल्टा R इसके यूनिट्स होते हैं मीटर। तो एक्चुअली E डेल्टा R जिसके यूनिट्स हैं न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर, ये डेल्टा V के इक्वल है। मतलब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, वोल्ट, ठीक है। अब ऊपर देखें, आपको यहां पे न्यूटन मीटर पर कूलम नजर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से अब जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसके नए यूनिट्स क्या बन जाएंगे, फाई बी मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज एक्चुअली न्यूटन मीटर पर कूलम इंटू सेकेंड। इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह आप लिखें वोल्ट और साथ सेकेंड एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने नए यूनिट्स देखे मैग्नेटिक फ्लक्स के, तो मतलब क्या हुआ, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसके यूनिट्स क्या होते हैं, वोल्ट सेकेंड भी होते हैं। तो ये एमसीक्यू के तौर पे पूछा जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों ने मैग्नेटिक फ्लक्स का टॉपिक पढ़ा, तो अब उस टॉपिक से रिलेटेड एंट्री टेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आइए हम डिफरेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं और ज्यादा पॉइंट्स को सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे देखें, फर्स्ट एमसीक्यू है, द मैग्नेटिक इंडक्शन बी इज आल्सो कॉल्ड अल्फा फ्लक्स, बीटा डेंसिटी, चार्ली फ्लक्स डेंसिटी और डेल्टा में है टेस्ला। अभी मैंने ड्यूरिंग लेक्चर आपको ये बात बताई थी कि जो B है इसे कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और ये एक्चुअली किसके इक्वल होता है जी, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इस B के मैंने आपको डिफरेंट नेम्स बताए थे, ठीक है जी। इस B को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, इस B को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इस B को हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या सिंपली फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखें, आप लोग सोच रहे होंगे कि डेल्टा आंसर क्यों नहीं हो सकता, वो यूनिट्स हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहीं पर भी ये बात नहीं की कि यूनिट्स बताइए मैग्नेटिक इंडक्शन के। मैग्नेटिक इंडक्शन एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसको और क्या कह सकते हैं। तो इस वजह से डियर स्टूडेंट्स चार्ली बिल्कुल ठीक आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज अल्फा, वेबर पर मीटर स्क्वायर, बीटा न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, चार्ली टेस्ला और डेल्टा ऑल ऑफ दिस। ये देखें, अभी हम लोगों ने यहां पे एक रिलेशन लिखा था, बी यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो आप लोग देखें, यहां से अगर मैं यूनिट्स लिखूं तो मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट्स होंगे वेबर, एरिया के यूनिट्स होंगे मीटर स्क्वायर। तो देखें, वेबर पर मीटर स्क्वायर बेसिकली बी के इक्वल है, और बी को मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। तो बी के यूनिट्स टेस्ला भी होते हैं, और टेस्ला को लिखा जाता है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। इस वजह से डियर स्टूडेंट्स देखें, यूनिट्स के आगे वेबर पर मीटर स्क्वायर भी किसके यूनिट्स हैं, बी के यूनिट्स हैं, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के यूनिट्स हैं। वेबर पर मीटर स्क्वायर को टेस्ला बोलते हैं, ये भी किसके यूनिट्स हैं, बी के यूनिट्स हैं। और 1 टेस्ला क्या होता है, 1 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। इस वजह से डेल्टा ऑल ऑफ दीज आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, एट व्हाट एंगल द मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, अल्फा 30 डिग्री, बीटा 60 डिग्री, चार्ली 90 डिग्री और डेल्टा में है 45 डिग्री। अभी मैंने ड्यूरिंग लेक्चर आपको एक एक्सप्रेशन बताया था, वो एक्सप्रेशन था जी, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी इज इक्वल टू फाई बी मैक्सिमम इनटू कॉस थीटा। अब डियर स्टूडेंट्स, इस रिलेशन से हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए, हमें गिवन इंफॉर्मेशन क्या है। गिवन इंफॉर्मेशन ये है कि हमने बताना है किस एंगल पर मैग्नेटिक फ्लक्स यानी ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ होगा। तो एक्चुअली फाई बी की जगह मैं लिख सकता हूं फाई बी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू फाई बी मैक्सिमम इंटू कॉस थीटा। तो देखें, यहां से ये फाई बी मैक्सिमम से कैंसिल हो जाएगा, और अगर मैं थीटा को सेपरेट करूं, इट विल बी थीटा
इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ 1/2। तो इस बात का मतलब यह है कि वो कौन सा एंगल है जिस पे कॉज 1/2 वैल्यू देता है, थीटा बताना है ना, यानी कॉज इनवर्स ऑफ 1/2 का मतलब है वो एंगल कौन सा है जिस पे कॉज 1/2 वैल्यू देता है, दैट इज 60 डिग्री। तो इस वजह से बेटा जो हमारा आंसर होगा गिवन ऑप्शंस में से दैट विल बी 60 डिग्री, तो बीटा विल बी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट एमसीक्यू को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, द मैग्नेटिक फील्ड इन ए सर्टेन रीजन इज गिवन बाय 40 I cap minus 18 K cap Weber per meter square. How much magnetic flux pass through a 5 centimeter square area loop in this region if the loop lies flat in XY plane? ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब डियर स्टूडेंट्स इसको आप थोड़ा सा कुछ इस तरीके से समझिए। लेट्स से मैं यहां पर x, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। आप यहां पे एक एरिया कंसीडर कर लें, क्योंकि उसने बोला ना कि जो एरिया लूप है वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है और वो कहां पे मौजूद है, XY प्लेन के अंदर मौजूद है। तो आप इसे कुछ यूं कंसीडर कर लें। लेट्स से अगर मैं इसे ऐसे कंसीडर कर लूं कि ये वो एरिया है जिसकी वो बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमें तो पता है कि हम मैग्नेटिक फ्लक्स की कैलकुलेशन में जो एरिया बेसिकली ले रहे होते हैं वो तो वेक्टर एरिया होता है। तो मुझे इसके ऊपर एक नॉर्मल वेक्टर ड्रा करना पड़ेगा। ये देखें मैंने इसके ऊपर ये एक नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ किया। अब ये जो एरिया है ये वेक्टर एरिया बन गया है। भाई आपके माइंड में ये आ रहा होगा डियर स्टूडेंट्स कि सर हमने 5 सेंटीमीटर स्क्वायर को एज इट इज क्यों नहीं यूज कर लिया। बेटा वो इस वजह से यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें रिलेशन पता है मैग्नेटिक फ्लक्स का और वो है B डॉट A। तो एक्चुअली हमें एरिया को वेक्टर बनाना पड़ेगा। देखें B वेक्टर फॉर्म में तो गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 40 I कैप माइनस 18 K कैप। B की जगह तो मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, लेकिन एरिया को वेक्टर बनाना पड़ेगा। मेरा एरिया कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है जी, XY प्लेन में। तो जब उसे वेक्टर बनाया तो ये नॉर्मल वेक्टर आ गया। अब अगर देखा जाए हम यूनिट वेक्टर्स कंसिडर करते हैं। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है जी I कैप। ये यूनिट वेक्टर्स हैं जो कि किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करते हैं। वाई एक्सिस के लिए हम लोग यूज करते हैं जे कैप और जी एक्सिस के लिए हम लोग यूज करते हैं के कैप। तो अब ये जो एक्स वाई प्लेन में सरफेस एरिया पड़ा था, जब इसे वेक्टर एरिया बनाया तो इसकी डायरेक्शन किसके अलॉन्ग हुई, जी के अलॉन्ग। तो इसके साथ मैं क्या लिखूंगा, के कैप लिखना पड़ेगा। तो एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स जब यहां पे हम वैल्यूज को पुट करेंगे इट विल बी, देखें बी की सॉरी वैल्यू गिवन है, दैट इज 40 I कैप माइनस 18 K कैप। ये एज इट इज आगे आएगा डॉट और उसके बाद हम लोग एरिया की वैल्यू पुट करेंगे। अब एरिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चीज आ रही है जी सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब होता है सेंटीमीटर 2 दफा है, मतलब यूं सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर। तो सेंटी कितनी दफा आया, 2 दफा। 1 सेंटी का मतलब 10 रेज़ टू पावर -2, तो 2 का मतलब होगा 10 रेज़ टू पावर -4। इस वजह से मैं ऐसे लिखूंगा एरिया को 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4। ये उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, ठीक है। साथ मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा के कैप। अब डियर स्टूडेंट्स डॉट प्रोडक्ट के बारे में एक बात याद रखिए, जब कभी आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन करनी होती है तो एक सिंपल सा रूल बता देता हूं। आई वाले कंपोनेंट को आई वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, जे वाले कंपोनेंट को जे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं और के वाले कंपोनेंट को के वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। ये एक सिंपल सा रूल है। तो यहां पर है 40 आई कैप, लेकिन देखें एरिया के पास तो ऐसा कोई कंपोनेंट ही नहीं है जो लॉन्ग एक्स एक्सिस हो, क्योंकि ये वेक्टर एरिया है। तो इस फैक्टर को आप एज इट इज रिलीज कर दें, मतलब इसे आप इग्नोर कर दें। अगर प्रॉपर मैथमेटिक्स के थ्रू इसे करेंगे तो यहां पे हम 0 आई कैप अज्यूम करेंगे, उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो एंटीटेस्ट में हम कहते हैं आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई करें, जे को जे से, के को के से। तो आई वाले को इग्नोर कर दें, जस्ट इस के वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब बेटा हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 90 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 और आगे मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट आ जाएगा वेबर। इसलिए डियर स्टूडेंट्स गिवन ऑप्शन में से जो ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा दैट विल बी बीटा, यानी 90 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। आइए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। ये पास्ट पेपर का जी एक एमसीक्यू है। यूएचएस ने एमडीकैट के पेपर में जो एमसीक्यू दिया था पास्ट पेपर में, ये वो एक्चुअल एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे है। आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। If the value of magnetic flux is 10 Weber, okay, when magnetic lines of force containing magnetic field strength of 1 Tesla passing through unit area of 10 meter per second square, then the angle between magnetic field and unit area is,
तो बेसिकली बेटा हम लोगों ने एंगल यहां से फाइंड आउट करना है। तो देखें फाई बी किसके इक्वल होता है, ये होता है जी बी ए कॉज थीटा। तो यहां से थीटा किसके इक्वल होगा, इट विल बी कॉज इनवर्स ऑफ फाई बी ओवर बी इंटू ए। तो बेटा आप गिवन वैल्यूज जो हैं उन्हें यहां पे पुट करते हैं, थीटा एज इट इज आ जाएगा, इट विल बी कॉज इनवर्स फाई बी क्या है, इट इज मैग्नेटिक फ्लक्स जो आपको गिवन है, तो ऊपर आ जाएगा 10। बी की वैल्यू देखते हैं जी, बी गिवन है यस 1 टेस्ला, तो इसकी जगह आ जाएगा 1। एरिया कितना है 10 मीटर स्क्वायर, तो यहां पे आ जाएगा 10, तो इसका मतलब है 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ 1। अब फिर वही बात जो मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन की थी कि थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ 1 का मतलब है कि वो कौन सा एंगल है जिस पे cos 1 वैल्यू देता है। cos 0 डिग्री क्या होता है 1, तो इसका मतलब है 0 डिग्री पे 1 वैल्यू देता है, तो इसलिए बेटा cos इनवर्स ऑफ 1 इसका आंसर होगा 0 डिग्री। और गिवन ऑप्शंस में से जो हमारा राइट ऑप्शन होगा दैट इज डेल्टा।